everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your reasoning class. और reasoning class जो आपका है वो puzzle test है basically. ये आपका class number 112 है. हमने 111 क्लासेस लास्ट क्लास में कर लिया है, जो कि हमने 310 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पे. ओके, सो 310 क्वेश्चन के साथ साथ हमने पजल टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पजल टेस्ट से ही हम मिसलेनियस पजल्स जो है सॉल्विंग प्रॉब्लम वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि मिसलेनियस है. अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक कवर अप किया है वो एनालॉजी का टॉपिक कवर किया है, फिर क्लासिफिकेशन किया है, देन वी हैड कंप्लीट योर सीरीज कॉम्पिटिशन, उसके बाद ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड अब हम पीटी जो कि पजल टेस्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं. और ये भी होपफुली 1 to 2 क्लासेस में एंड अप हो जाएगी. देन वी विल स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक ऑफ रीजनिंग दैट वी हैड मेंशन्ड इन द फर्स्ट क्लास ओनली. अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिसलेनियस प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने और भी जो पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन and find out the conclusion of that particular question, because puzzle test के questions जो है वो बहुत ज़्यादा long है as compared to the other topics that we had discussed in the your reasoning. So इस वजह से भी मैं बोल रही हूँ उसको पहले conclusion निकालना आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको उसको अच्छे से attempt करके complete करना है तो. Now here it is the question number 311 and the first question for the session as well. A, B, C and D, there are the 4 friends. ये 4 friends हैं. Okay, are 4 friends who do not mind exchanging items. तो ये 4 फ्रेंड ऐसे हैं जो कि माइंड नहीं करते, उनको प्रॉब्लम नहीं होती अपने आइटम्स को एक्सचेंज करने के टाइम. A had 2 chessboard each costing ₹500. तो A जो है उसके पास 2 चेसबोर्ड है जिसका कॉस्ट 500 है. एंड रिकॉर्ड प्लेयर. और C originally had a cycle and in Walkman as well. Each cricket bat cost ₹700. Both D and C got a cricket bat from B. A gave his record player costing ₹2,000 to B. C got a camera costing ₹1,500 from D. The cycle C had cost ₹1,000 and Walkman cost ₹700. B had 3 cricket bats at the beginning and D had 2 cameras, total cost of which is ₹5,000. A gave one of his chessboard to the C and took C's cycle. C gave his Walkman to D and who did not. तो आपको ये तरह पूरा क्वेश्चन है बेसिकली कि वो 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने अपने पास जो उनके डिवाइसेस थे, उनके अपरेटिस थे, उनके थिंग्स थे, तो उन्होंने वो शेयर किया एक दूसरे से और एट लास्ट उन्होंने कॉस्ट को भी मेंशन किया है. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने उससे एक्सचेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द अनदर चेंज, उन्होंने उससे एक्सचेंज किया फॉर दैट क्राइटेरिया. पहला क्वेश्चन जो इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, हु डिड नॉट हैव अ क्रिकेट बैट, किसके पास क्रिकेट बैट नहीं है एट द एंड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ आइटम. जब सारे एक्सचेंजेस हो चुके हैं उसके बाद कौन सा ऐसा है जिसके पास क्रिकेट बैट नहीं है. ये क्वेश्चन जो है वो आपके एमबीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. एंड द ऑप्शन ए इज ए, बी इज सी एंड सी इज ए. Now we'll discuss this question here with respect to the persons A, B, C, D. So we just make a sort of a table, okay, so that what they had told accordingly in the before session as well as in the last session as well. एक्सचेंज होने के बाद और एक्सचेंज होने से पहले क्या उनके पास था और क्या नहीं हुआ. तो ये मैं बिफोर एक्सचेंज की बात करती हूँ. तो जो पर्सन ए है, ओके, उसके पास चेस था, ओके, एंड रिकॉर्ड प्लेयर था और उसकी जो चेस की कॉस्ट थी वो 500 थी और आपके रिकॉर्ड प्लेयर की जो कॉस्ट थी वो 2000 थी. ओके, तो उसके पास जो
चेस था वो 2 थे. ओके, आई विल मेक लाइक दैट ओनली सो दैट यू कैन गेट टू नो. ए था, उसके पास एक चेस था और एक आपके पास रिकॉर्ड प्लेयर था. चेस का कॉस्ट उसका 500 था और उसका कॉस्ट आपका 2000 था. इसकी क्वांटिटी 2 थी, इसकी क्वांटिटी 1 थी. वैल्यू जो उसने लगाई उसको देने के लिए, तो चेस के लिए उसने 1000 लगाई और इसके लिए उसने 2000 लगाई, 2000 लगाई. ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट जो उसका था वो 3000 था. ठीक है, तो ये कॉस्ट लगी. अब सेकेंड वाले के लिए बात करती हूँ तो सेकेंड वाला जो बी है, बी की बात करती हूँ तो बी के पास क्रिकेट बैट था जो कि ₹700 का ही था. ओके, 700 का था और उसके साथ साथ आपका उसके पास 3 क्रिकेट बैट थे. उसकी जो वैल्यू आई वो 2100 हुई और उसके बाद उसने जो उसको बेचा वो टोटल कॉस्ट जो उसकी थी वो भी 2100 ही थी. अब आते हैं थर्ड वाले के बाद. तो थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले के पास साइकिल थी. ओके, एंड वॉकमैन था. ठीक, वॉकमैन था तो उसने साइकिल जो है वो आपका 1000 की थी. ओके, एंड उसके पास एक ही थी, वो भी 1000 में ही उसने बेची. लास्ट कॉस्ट 1700 ओनली. और नीचे के 700 था, उसके पास एक ही था और उसने 700 जो वैल्यू थी उसकी और 1700 टोटल कॉस्ट उसकी निकली. अब आते हैं डी वाले के लिए बात करते हैं. तो डी वाले की बात करते हैं, ये मैं बिफोर एक्सचेंज की बात कर रही हूँ. उसके पास एक कैमरा था और दूसरा भी कैमरा था. तो पहले कैमरे की कॉस्ट जो थी वो 1500 थी और दूसरे वाले की कैमरा की कॉस्ट 3500 थी. दोनों की क्वांटिटी एक एक थी और एक 1500 में बिका और एक 3500 में बिका. तो दोनों की कॉस्ट टोटल कॉस्ट 5000 हो गई. तो ये बिफोर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं. अब इन्होंने बोला है हु डिड नॉट हैव अ क्रिकेट बैट एट द एंड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द आइटम्स. अब इसी तरह से अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्योंकि ए के पास पहले चेस बोर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर था तो उसने क्या किया, एक चेस बोर्ड जो 2 चेस बोर्ड उसके पास थे, एक चेस बोर्ड उसने बेच दिया, दे दिया. ओके, उसने एक चेस बोर्ड सी को दे दिया और उससे जो है वो उसने साइकिल ले लिया. ओके, तो उस तरह से उसके पास जो ए के पास एक्सचेंज के बाद जो मिला. ओके, so after the completion of exchange of item, A had with him an item which no one else had. What is the item? तो basically completion होने के बाद जब exchange हो गए तो A के पास ऐसा कौन सा item है जो किसी के भी पास नहीं है. तो ऑप्शन ए है वॉकमैन, बी चेस बोर्ड और सी साइकिल. तो जैसा कि आपको पता है बिफोर एक्सचेंज चेस बोर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर था उसके पास. ठीक है, तो उसने ना अपना चेस बोर्ड से साइकिल को रिप्लेस किया. तो एक्सचेंज होने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो साइकिल है वो आपका एक के पास है, बाकी किसी के पास भी साइकिल नहीं है. तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज वॉकमैन, बी इज चेस बोर्ड एंड सी इज साइकिल. तो ऑफकोर्स सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस ईयर. Next question, that is question number 314. At the beginning, who had the countless item? तो आपके पास costliest item, sorry. तो आपके पास शुरुआत में जब एक्सचेंज नहीं हुआ था तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा महंगा आइटम किसके पास था? ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है सी और ऑप्शन सी है बी. तो अगर मैं बात करती हूँ स्टार्टिंग की तो ए के पास टोटल शुरुआत में 3000 का आइटम था. बी के पास जो ना 2100 आइटम था, 2100 का. और आपके पास सी के पास जो है वो 1700 का आइटम था और डी के पास जो है वो 5000 का आइटम था. तो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आइटम जिसके पास था, जिस कॉस्टली है, वो डी के पास था. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. Next question is your question number 315. In the process of exchange of item, B received an item from. आपको बताना है जब प्रोसेस हो रहा था एक्सचेंज ऑफ आइटम का तब B ने किससे रिसीव किए थे आइटम्स. सो बी ने रिसीव किए थे. उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बी ने किससे रिसीव किया था. तो एक्सचेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंजिंग कि किस तरह से एक्सचेंज हुआ, किस तरह से हमारे जो एक्सचेंज हुए आइटम्स. तो अगर बिफोर एक्सचेंज की बात करते हैं तो ए डिड नॉट दैट वी कैन से दैट ए हैज़ अ साइकिल ऑफ ऑफ द क्वेश्चन हियर. सो इन द केस ऑफ द बी, सो वी कैन से दैट क्लियरली अगर हम बात करते हैं तो बी ने जो रिसीव किया रिकॉर्ड प्लेयर रिसीव किया. वो भी रिकॉर्ड किससे, रिकॉर्ड प्लेयर रिसीव किया. तो रिकॉर्ड प्लेयर जो है वो उसने ए से रिसीव किया. तो ऑप्शन ए इज ए, बी सी एंड सी इज डी. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर. Next question is 316. After the exchange of the item, B had
अब एक्सचेंज हो गया आइटम, उसके बाद की क्या बी के पास क्या बचा, तो बी की बात अगर हम करते हैं तो आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ आइटम बी हैड क्रिकेट बैट, बी के पास एक क्रिकेट बैट था, ओके क्रिकेट बैट था। सेकेंड उसने जो एक्सचेंज किया आइटम अपना, बी के पास क्रिकेट बैट था, रिकॉर्ड प्लेयर था, ये दोनों आइटम उसके पास थे। तो अभी देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज ऑन अ रिकॉर्ड प्लेयर, बी इज वन रिकॉर्ड प्लेयर एंड वन क्रिकेट बैट एंड वन क्रिकेट बैट। तो एक लौते क्रिकेट बैट या फिर रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था, दोनों ही चीज उसके पास एक्सचेंज होने के बाद, तो एक रिकॉर्ड प्लेयर था और एक क्रिकेट बैट था। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 317। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ आइटम, जब आप एक्सचेंज कर रहे हो चुके, सारे आइटम एक्सचेंज हो चुके, हु हैड द आइटम, टोटल कॉस्ट ऑफ विच ऑफ रुपीज 1500। तो ये बिफोर एक्सचेंज की बात नहीं करी जा रही है, या आफ्टर एक्सचेंज के बाद सबसे ज़्यादा जो आपके कॉस्ट आपकी 1500 वाले कितने आइटम थे, मतलब कौन से किसके पास 1500 के टोटल आइटम थे एक्सचेंज होने के बाद। ऑप्शन ए है आपका सी, ऑप्शन बी इज बी एंड ऑप्शन सी इज ए। तो अगर हम इसके रेफरेंस में बात करते हैं तो ओनली अगर एक्सचेंज की बात करते हैं, ए हैड द आइटम्स ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ 1500, तो यहाँ पे कॉस्ट मेंशन कर दिया है। with respect to that we have an option that is A. Option A is C, option B is B and option C is A. So option C will be the right answer for this case. Next, moving on with the next question, that is question number 318. Who incurred maximum loss after the exchange of items? So basically we start with the question number 318 here. Who incurred maximum loss after the exchange of the item? And here the option is A, B and C. So with respect to that, only A and D is incurred losses in the deal, because the last incurred by the A is पहले A के पास 3000 था, and then after that it last में इसके पास 1500 बचा, so it's cost of 1500 here. And with respect to the D1 with we are seeing here, so it will be 5000 minus 4900. So then we have of course the 100 rupees exchange. So we can say that A and D incurred losses in a deal. Okay, so option A है A and option B is B and option C is C as here it is mentioned. तो according to this option, क्योंकि A और D दोनों ही incurred हैं, but यहाँ पे option D नहीं है, A है, so we'll take option A here. So next, moving on with the next question, that is question number 319. Who made a profit after the exchange of item? किसने आपका exchange of item के बाद profit occur किया है? So with respect to option A, we have A and B, B is B and C is C and D. तो with respect to this, clearly B and C made a profit. B और C ने ही आपका profit किया है, क्योंकि लास्ट में उनके पास 2700 का था, फिर उसके बाद 2100 आपका बचा, तो उनके पास 600 का प्रॉफिट रहा। और फिर लास्ट में अगर बात करते हैं तो उनके पास 27, आपके पास जो सी है उनके पास 2700 था, और फिर उसके पास 1700 उनके पास पहले था, तो ऑलरेडी उनको 1000 का प्रॉफिट मिला। तो इन ऑल टू बी एंड सी द ऑप्शन, एंड ऑप्शन ए इज ए बी एंड बी सी एंड C and D, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर. Now moving on with the next question that we have here with respect to 320 question. At the end of the exchange of item, D had the possession. So आपके पास D के पास क्या क्या possession रहे? Option A है one camera, one Walkman and one cricket bat. Option B is one camera and one Walkman. With respect to the D have, so clearly after the exchange of D had only the cricket bat and Walkman as well as the camera. So cricket bat, Walkman and camera is on option A. That will be the right answer. Now moving on to the next question that we have here, 321. The sum of the income of A and B is more than that of C and D taken together. तो जो सम है इनकम का A और B का, वो आपका ज़्यादा है C and D के टुगेदर लेने से. The sum of the income of A and C is same as that of B and D. Were taken together. Moreover, A earns half as much as the sum of the income of B and D, whose income is the highest. तो आपको बताना है किसकी इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा है. ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी है B, ऑप्शन सी है C. सो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करते हैं तो A और B जो है वो, उसमें अगर A और B की जोड़ी जाए तो A और B की ज़्यादा इनकम है एज कम्पेयर टू C and D. दूसरे में बोला गया है A प्लस C जो है
वो आपकी उनकी जो सम करा अगर मैंने तो वो आपका इक्वल है किसके, बी प्लस डी के। तो अगर उस हिसाब से हम बात करें ए की ही अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ए इक्वल्स टू 1/2 बी प्लस डी। तो ये इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। ओके, तो इनकी दोनों को ऐड करके मैंने एक सिग्निफाई किया तो हाफ बी डी है। तो अगर हम हाफ बी प्लस डी को अगर हम अपने ए प्लस सी वाले इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट हाफ बी प्लस डी वेयर ए इक्वल्स टू सी, जिसमें हमने बोला है। ओके, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल यूज़ किया है। तो उसमें ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर है सी प्लस डी से, तो ए अगर सी से इक्वल है तो और बी जो है वो फिर बड़ा है डी से। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बी जो है वो ए से बड़ा है और बी जो है वो सी से भी बड़ा है। सो बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी एज वेल। सो इन दैट सेम केस अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए बी जो है उसकी सबसे ज़्यादा इनकम होगी। तो ऑप्शन ए है, बी है, बी सी है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, किसका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है बी अर्न्स मोर देन डी, B earns more than C, A earns more than D। तो A earns more than D तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि B earns more than A एंड जो आपका ये है कि अगर मैं इस केस की बात करती हूँ तो नहीं, ये नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन A earns more than D वाला ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। The next question is 323 here, that is if A's income be 80,000, अगर A की इनकम जो है वो 80,000 हो जाए per annum, okay, and the difference between the income B and D and the same A's income, B's income is, तो आपको बताना है कि B की क्या इनकम होगी, रुपीज़ 1,20,000, रुपीज़ 80,000, रुपीज़ 60,000। तो अगर हम इस केस की बात करते हैं तो अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मान लो ए जो है वो आपका 80,000 है, क्लियर। सो इसके हिसाब से तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी लास्ट इक्वेशन जो बनाई थी बी प्लस डी करके, तो वो उसमें रखेंगे बी प्लस डी जो है वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। तो जब ये 2 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको ऑलरेडी फॉल्स करेगा, तो वो 16,000 करेगा। तो बी माइनस डी जो है वो ए इक्वल्स टू 80,000 हो जाएगा। बट अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे 2b इक्वल्स टू 24,000 तो ऑफकोर्स वो हमको 2b इक्वल्स टू 24,000 हो जाएगा क्योंकि ये 2 जो नीचे है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जब ये इस पे b इक्वल्स टू 24 24 जो आपका आएगा 240,000 जिसे हम कहते हैं 2,40,000, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट ऑफ कोर्स 1,20,000। ऑप्शन ए है 1,20,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 60,000। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving on with the next question, that is question number 324 here. A, B, C, D, E and F, A है, B है, C है, D है, E है and F है, are they are cousins। ये पांचों आपके सॉरी 6 आपके cousins हैं। No two cousins are of the same age, कोई भी 2 cousins एक एज के नहीं है, सेम एज के नहीं है। But all have birthday on the same date, but सबका बर्थडे जो है वो एक सेम डेट पे ही होता है। द यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड, जो सबसे छोटा है वो आपका 17 साल का है। एंड द ओल्डेस्ट ई इज 22, तो सबसे जो बड़ा है वो ई आपका 22 का है। ओके, फर्स्ट एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में एफ है। ओके, ए इज ओल्डर देन बी, ए जो है वो आपका बी से बड़ा है। सी इज ओल्डर देन डी, सी जो है वो आपका बड़ा है डी से। ये मैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो यू हैव टू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन देख लेते हैं, एफ इज 19 ईयर ओल्ड एंड डी इज 20 ईयर ओल्ड। ओके, तो ये बोला गया है। तो लेट्स सी व्हाट इट वुड बी। अगर हम बात करते हैं इनकी एजेस के बारे में तो 22, 21, 20, 19, 18 एंड 17, क्योंकि सबसे छोटा जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है वो जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि लाइक ई तो 22 है और फिर जो आपका 17 है वो आपका अगर डी है तो फिर ए है, एफ है, ए बी एफ एन सी है, तो बी और एफ बी और सी के बीच में एफ है। तो उस हिसाब से जो हमारा सीक्वेंस बनेगा ए बी एफ सी डी इस तरह से बनेगा। बट अगर हम बात करते हैं सारे कंसिक्वेंसेस के तो डी तो अब ई जो है वो तो 22 ईयर्स का है फॉर श्योर। बट अगर हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो क्लियरली डी इज 20 ईयर्स ओल्ड, टी जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है।
ये आपका जो है वो आपका गलत है, क्योंकि एफ जो है वो 18 साल का है अगर, तो फिर उस हिसाब से एफ अगर 18 साल का है, या फिर एफ जो है 19 साल का है, तो एफ इज़ नॉट 20 ईयर्स, वो 20 ईयर्स नहीं हो सकता है एफ। ओके, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो डी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि जो डी है वो आपका ऑब्वियस सी बात है वो 17 साल का ही होगा, मैक्सिमम चांसेस उसके वही हैं, तो डी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। Next is your 325. Which of the following could be the age of D and C respectively if B is 17 years old? अगर B 17 साल का है तो आपको C और D का प्रोबेबिलिटी एज बताना है। तो अगर B जो है वो आपका 17 साल का है, ओके, हेयर इन द केस, तो B अगर 17 साल का है, उसके 4 ही केस बनते हैं, तो B अगर 17 साल का है तो उस हिसाब से आपका अगर मैं बात करती हूँ तो आपका D और C का जो एज होगा, ओके, अगर बी पहली बार मैं केस बताती हूँ तो आपका एक या तो डी 19 साल का है और सी 20 साल का है, या तो फिर एफ जो है 19 साल का है, डी आपका 20 साल का है, या तो फिर आपका ए जो है 19 साल का है, जो डी है वो आपका 20 साल का है, या तो फिर डी आपका 19 साल का है और ए आपका 20 साल का है, उस तरह सी आपका 21 साल का है, तो उस हिसाब से हमारा जो है वो बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं 18 21, 18 20, 19 और 21, तो 19 और 21 विल बी द राइट आंसर है। Next is your question number 326. Which of the following must to be true if exactly two of the cousins are between C and F in age? C और F के बीच में अगर दो cousins हैं आपके, तो आपकी क्या possibility है? तो C और F के बीच में अगर दो cousins हैं तो उसके हिसाब से जो हमारी possibilities बनेंगी वो हमारा एक तो बनेगा आपका एक डी हो सकता है, ओके, और उसके केस पे अगर हम बात करते हैं, हाँ डी हो सकता है, डी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ओके। तो सी एंड एफ अगर वो है तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो एफ इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड बी इज 17 ईयर्स ओल्ड, तो ऑफ कोर्स इफ एफ इज 18 ईयर्स ओल्ड दैट इज द पॉसिबिलिटी दैट वी आर मेड। Next is your 327 question. If A is 1 year old then C, अगर A जो है वो 1 साल बड़ा है C से, the number of the logical possibilities ordering of all the 6 cousins by an any age, तो अगर A जो है वो आपका C से 1 साल बड़ा है, ओके, तो उस केस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है A C B F D करके, ठीक है, या फिर A C D F B करके। तो ये हमारी कंडीशंस हैं जो बनती हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकली 6 कजन्स इनकमिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ए जो है अगर 1 साल का बड़ा है तो मैं ए ऑप्शन ए इज A3, ऑप्शन बी इज 2 एंड ऑप्शन सी इज 4, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2। Next question, that is question number 328. Which of the following must be true if C is 19 years old? अगर C जो है वो 19 years old का है तो possibility क्या बनती है, आपको बताना है कौन सा सही है। अगर C 19 है तो A is 19 years old and D is 21 years old, E is 19 years old, B and A is 20 years old and B is 20 years old and A is 21। तो अगर अब आपका जो C है, ओके, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगी, C अगर 19 ईयर्स का है तो B जो आपका 20 ईयर्स का होगा और F जो है वो आपका 18 ईयर्स का होगा, और B अगर 20 ईयर्स का है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, सो इन दैट केस A जो है वो 21 का होगा, तो B 20 और A 21, तो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस केस। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। 329 question here. There are the identicals looking boxes having a different objects in it, and every box has a label indicating their contents. The following in the description of the content and the label of for each boxes. So यहाँ पे contents दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके labels दिए हुए हैं। 2 pins, तो उसका आपका जो label है वो आपका PP है,
2 balls तो BB है, 2 clips तो CC है, 1 pen 1 clip PC है, 1 ball 1 clip दैट इज BC। तो ऑटोमेटिकली उसका इनिशियल्स उसका सिग्निफिकेशन है कि वो किस टाइप का कंटेंट अंदर कंटेन कर रहा है। तो somebody has a mischievously interchanged these labels in such a way that no box contain the label correctly explaining the contents. If the first box opened contained label PP and the second box opened contained the label PC, and out of the combined 4 items, 1 items are was a ball, of which of the following be definitely true? तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए इज other 3 items will not contain 2 balls. None of these other 3 items will not contain clips. Okay. सो कौन सा ऐसा है जिसकी डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता? तो इन दैट केस we just go through with the since one item in a box is a ball and so the box is been labeled as BC, maybe in fact BB of that but particular BB or BC, but it cannot be BC because it gives that he no boxes contain the correct label, thus the box is BB and so the other item it will be of ball। तो इसके हिसाब से जो हमारा होगा तो हमारे लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा सच है नहीं। सो द ऑप्शन none of these will be the right answer. Now moving on with the next one, that is 330. If the first box containing the label BC was open the wall, open it and found the one item as AC, and which of the following would be definitely true here for this case? Option A है the other item will also be a ball, and the option is the other item may either be a ball. So option A will be the right answer. The other item will also be a ball, because since the box PC does not contain the pen and clip, तो PC जो है वो आपका pen और clip नहीं contain करेगा. So it is in fact that the BB also contain 2 balls also. Okay, so with that since the box PP does not contain one pen and is in fact either a box BC or CC, since the CU contain the clips and one ball, so it is in fact the BC only. And the box labeled by PP and in fact of the CC, now the remaining boxes are PP and PP and CC. Okay, so PP और CC ही बच्चे normally हम sorry PP and PP and PC बच्चे हैं. Okay, so thus if any of them is opened will definitely contain one pen here. So the other item also will be a ball, so that will be the right answer. Next one is your 331 here, that is if the information available that box PC does not contain either a pin or any clip of or a box, PP does not contain any pin, box CC contain a clip and a ball, which of the following will be definitely true if one of the remaining boxes will be opened? Option A है it will have at least one clip, it will have at least one pin. So option 1 it will also contain one pin, because since the PP contained 2 clips in fact of this box of CP, where now the and CC also contain the pins, it is in fact of PP, and where the box PP BB contain the balls and no carries the correct label as well. So for that sake no boxes carries the correct label, so the box PC is in fact BB and the box BC is in fact PC, thus box BC contain the pins and one clip. So here for this the definitely be true only if that it will be at least one pin there. Now moving on with the next one that we have here. Question number 332. If the box PP contain 2 clips and the box CC contain 2 pins and the box BB contain at least one ball, which of the following will be definitely true? Option A है आपका the box BC contain 2 balls and the box PC contain 2 balls. So for that case अगर हम बात करते हैं, since PP contain your 2 clips, it is not for and in fact CC जो है वो आपका पिन कंटेन करता है, that is PP, and BC जो है वो बॉल कंटेन करता है, तो that carries the label. So in that case we can say the one clip and one ball, so the box BC contain 2 balls only. With respect to the next question that we have, your 333 question,
प्रोमिला एंड प्रिया आर द फास्ट फ्रेंड्स। प्रोमिला और प्रिया जो है वो आपके फास्ट फ्रेंड्स हैं। प्रियाज फादर प्रेम इज अ पुलिस ऑफिसर। प्रिया के जो फादर है प्रेम वो एक पुलिस ऑफिसर है। वाइल प्रोमिलाज फादर सोमेश, सोमेश जो है वो आपके इंजीनियर है। Prem and Sumesh have a common friend and Rohan who has a two children, that is Kunal and Renu. Priya and Kunal are the college fellow while Pramila and Renu with the same class and study in the another colleges. Pramila and Kunal are the good debater and representer. They colleges in inter-college debate. Renu writes a poem while Priya is a good singer. Sumesh is very proud of his daughter and often talk to his friends about her special talent in painting. Renu's father is a businessman and stays in the same locality where the Prems stays, while Sumesh, who stays in another locality, is more intimate with the Prem and with Rohan, and families of all the three persons stays with them. ये होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एज आई सेड यू बिफोर ओनली कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदीस्ट आते हैं, तो उसको समझना, उसके पैटर्न को समझना, उसके कंक्लूजन को फाइंड आउट करना, दैट इज़ अप टू यू हाउ डू यू फाइंड दिस। अब जितना जल्दी और जितना आसानी से आप कंक्लूजन्स निकाल लोगे, एंड दैट इज़ बेनिफिटेड फॉर यू ओनली। Mark your answer A if both P and Q are true. अगर आपका P और Q दोनों true है, you can mark as A. If one of the two is true, then mark B. The other is wrong, then you can mark B. If both the statements are wrong, अगर दोनों ही गलत हैं, तो mark the C. And if marked D if it is not possible to draw any conclusion about the correctness otherwise of either of both P and Q on the basis of the information in the above statement. तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका गिवन स्टेटमेंट है, प्रिया एंड प्रोवेना रीड इन डिफरेंट कॉलेजेस, पहला ये है। सेकेंड ये आपका है, प्रोमेला is a good debater and also a good parent and painter, तो ये बोला गया है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, सो हेयर इन द केस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों ही सही है, क्योंकि प्रिया जो है, प्रिया और प्रोमिला दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और प्रोमिला जो है वो गुड डिबेटर भी है, उसके साथ साथ एक गुड पेंटर भी है, जो कि उसके पापा तारीफ करते थे। तो फिर दिस केस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 334 हेयर, P and Q. P is Rohan is an electronics engineer and Q is Priya and Kunal are the class fellow. तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन दैट इफ बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि रोहन इंजीनियर है ऐसा नहीं बोला गया है, सुमेश इंजीनियर है ये बोला गया था। पहली बात तो ये गलत हो गया। प्रिया एंड कुणाल आर द क्लास फेलो, नहीं, प्रिया एंड कुणाल आर नॉट द क्लास फेलो। प्रोमिता एंड Kunal is are the class fellow, sorry college fellow. Okay, so next moving on with next that we have here. तो इसके लिए अगर स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो इसके लिए हम सी लिखेंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन विद नेक्स्ट। Here we continue with 335 question as we had done 334. So the question is P, that is Priya and Renu are colleague fellow, college fellow, पहला है। And the second one is Q1, that is Pramila father is more intimate with Renu's father than the Priya's father. So according to this question, if we are saying that we had an option A and B and C and D, then we have a right answer here for this is the C1, that if both the statement were wrong, because दोनों ही statement wrong है अपने अपने जगह पे। Because in this case अगर हम बात करते हैं wrong के लिए, तो clearly we can say that the Priya and the Renu studies in the different colleges, so they are not being your college fellows. Okay, first is this, and the second one is that the Promila's father Sumesh is more intimate with Priya's father Prem, and then the Renu's father Rohan, and so Q is also will be a false. So here the option C will be the right answer, where both the statements were the wrong.
Now moving on with the next question, that is question number 336 here. P1 is Somesh is a civil engineer. Somesh एक civil engineer है. And the Q1 is Priya and Renu are the good debaters and represent their colleges in inter-college debates. ओके तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाइड करने के लिए, तो उस हिसाब से इट इज मेंशन दैट सोमेश इज एन इंजीनियर बट दैट ही इज अ सिविल इंजीनियर, दैट कैन नॉट बी से फॉर श्योर. Okay, so this is also that in that case, that is of course the false statement that they had given you here. And also the Pramila and the Kunal are the good debaters, so Q is also false, क्योंकि Pramila and Kunal जो है वो good debaters है, ना कि प्रिया और रेनू, तो इसलिए ये दोनों ही गलत है. उस अश्योरिटी से भी अगर हम बात करते हैं तो C स्टेटमेंट जो आपका है वो सही होगा, जो कि था if both P and Q are wrong. Okay, so in that case, the both P and Q दोनों ही आपके statement wrong है. Next one is your 337 here. P is Rohan is a businessman. Rohan जो है वो businessman है. Q है रेनू एंड प्रिया स्टेज इन द सेम लोकेलिटी. तो रेनू और प्रिया जो है वो दोनों ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं. अब अगर हम इसकी बात करते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन व्हाट दे हैड गिवन हियर is that Renu's father and Rohan is a businessman, and P is true because also it is given that the Renu's father and the Prem stays in the same locality. This means the Renu and the Prem's daughter Priya stays in the same locality, so the Q is also the true one. So for that sake दोनों ही statement आपके true है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो statement A है वो आपका right होगा, because if both P and Q are true. And for that case we have a here that option A will be, and here also C, and this is also the C one. Okay, now moving on with the next question, that is question number 338 that we have here. P is Promila is a special talent. Promila's special talent has impressed her father work. And the Q1 is Rohan and Somesh stays in the same locality. Okay, according to this, it is given that Somesh is much impressed with his daughters and Promila's talent is painting, and so P is true. But also in the case of Renu's father की बात करते हैं तो Rohan and जो प्रेम है, okay, so Rohan and Prem, if I'm talking about the Rohan and Prem, for that case अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका इम्प्रेस, पहली बात तो रेनू जो है, रेनू की जो फादर है रोहन और प्रेम, वो दोनों ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं सुमेश स्टेज इन अनदर लोकेलिटी, सो क्यू इज फॉल्स. सो इसमें पी आपका ट्रू है और आपका फॉल्स जो है वो आपका क्यू फॉल्स है, तो इसमें पी ट्रू है और फॉल्स आपका क्यू है, तो उसके लिए हमारे लिए ऑप्शन ए था इफ बोथ आर पी एंड क्यू आर द ट्रू. बी ऑप्शन था इफ वन ऑफ देम इज ट्रू एंड द अदर वन इज रॉन्ग, एंड सी था if both are wrong, and D था if it is not possible to draw any conclusion. तो उस हिसाब से हमारा B जो ऑप्शन है that will be the right for in this case, कि जिसमें एक सही है और एक गलत है. Next, moving on with the next one that we have here, and that is 339 here. P जो है that is रोहन एंड प्रेम stays in the same locality. तो रोहन जो है और प्रेम जो है वो दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, पहला P आपका है. सेकेंड Q जो है वो रेनू एंड कुणाल stays in the same locality. तो रेनू जो और कुणाल जो है वो दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये स्टेटमेंट है. According to this, if I'm talking about according to the conclusion what they had given here, it is given that like accordingly अगर हम बात करते हैं तो रेनू और कुणाल जो है दोनों ही चिल्ड्रन है रोहन के, सो दे आर लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, तो उस हिसाब से पी भी ट्रू है एंड क्यू इज ऑल्सो द ट्रू, क्योंकि रोहन और प्रेम जो है वो भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, रोहन एंड कुणाल जो है वो भी ऑफकोर्स आपकी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एंड फॉर दैट सेक योर आंसर विल बी that option, both were the correct here. Okay, so both were correct, it means P is also true and Q is also true, और दोनों ही सही है, इसलिए A option is really the right answer if both P and Q are the true. So here the option A will be the right answer. Okay, now moving on with the next question that we have your 340th question here.
As you know that the scorecard या scoreboard जिसे हम कहते हैं that we are going through with a match when we have a match between two of the country, or we are having a match between any of the countries. So here the country's name is the Pakistan as well as your New Zealand, यहाँ पे होगा भी. Okay, तो उन दोनों के बीच में मैच हुआ है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके फेसेस हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक स्कोरबोर्ड फॉर्म में दिखाया हुआ है. देन आफ्टर दैट विल डिस्कस कि वो किस तरह से एक दूसरे को करस्पॉन्ड करेंगे और क्या आंसर्स आप इसको फाइंड आउट करोगे. 340 में पाकिस्तान जो है दैट इज सईद अनवर, सी फ्लेमिंग, बी वॉघन, that is Amir Suhail at German, B Patel 16, Shahid Afridi, C Great Batch, and B Larson 21, Ejaz Ahmed, C Fleming, and B Astle 10, Salim Malik, IBW, that of course comes 46, and of course Azam Khan, C Great Batch, B Harris 22, Moin Khan, IBW Carms 32, Wasim Akram, C Wagan, B Patel 0, and that Sakhlain Mustaq, IBW Harris 0, Waqar Yunus run out at 0, and Mustaq Ahmad not out 4. ये MBA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द MBA क्वेश्चन पेपर. नाउ विल डिस्कस जो एक्स्ट्रास थे उनके, वो IB 12 एंड जो विकेट्स थे वो 2 और आपके 14 थे. टोटल जो है ऑल आउट इन 48.5 overs, and that is a 16.0, sorry 160. Fall of the wickets is 1-4, 232, and 351, 463, and 5, 116. 6 is 127, 128, 138. Ninth is 145. Bowling is Vaughan 8-0, 33, 1. Larson 9-1, 21. Camps 95049, then 5024-2, Nastles 307-5, and then of course Harris 32-2, Patel 10-32. Then moving on with the next, we have a scoreboard related to New Zealand here. Then we have some of the questions which we have to deal with. So here is the data related to the New Zealand here. Brian Rung B Akram 5, Mask Guest Batch C, Ejaz B Mustaq 52, Adams Parer IBW Saklan 22, Nathan Astle C Mustaq B Saklan 8, Stephen Fleming IBW Eunice 4, Karus IBW Akram 8, Chris Havels C Afridi B Mustaq 2, Lee Jarman IBW Akram 9, Deepak Patel IBW Afridi 1, Justin Wagan not out 1, and Gavin Glasson B Afridi. Okay, so here the Afridi 0. So extras हैं WA5, and here it is of B6 and 11 all total. And total we have all out in 36 to 50 overs. This is 113. Fall of the wicket is 1-7, 266, 381, 498, 5 102, 6 111, 7 114, 8 117, 9 119. Bowling is Akram 8 123, Yunus is 8 0 22 1, Saklan this is Saklan 8 0 32 2, Afridi 2.50 14 2, Mustaq 10 0 31 2. How many Pakistani between more bowled by the bowlers of New Zealand? This is the first question here for this scoreboard that we had deal with here. So the first question they had asked you that how many Pakistani batsmen were bowled by the bowlers of New Zealand. Okay, so clearly if I'm talking about for this, then we have clearly none of the Pakistani batsman was bowled by the bowler of New Zealand. Okay, so in that case none, that means here it is not mentioned. Option A is 0, B is 1, and C is 2. So they had not mentioned here that none of these, so we will conclude with, because none stands for 0, then we'll answer for this question is 0, and that is option A here.
Next is your 341. Highest runs were scored in the match by the partnership. So highest runs score that scored by the match, that option we have is Amir Sohail and Shahid Afridi. B is Mark Grethenbach and Adam Spasse. With this concept of from the section fall of the wickets for Pakistan, we find that the second and the third players like Amir Sohail and Shahid Afridi together made 32-4, and that is equals to 28 runs, and the fifth and the sixth player, that is Salim Malik and Azam Khan, together made 116 minus 33, and that is of course equals to your 53 runs. And the sixth and the seventh player, that is Azam Khan and Moin Khan, made that is 120 100 minus 16, that is your 4 runs. So similarly in the New Zealand team, the second and the third player Mark Gradbash and Adam Pyrrell together made 66 minus 7, that is 50 runs here. ओके सो इन दैट केस अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टीम कपल बन रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स मार्क गेटनबर्ग एंड एडम्स पैरिस. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर. Next is your question number 342 here. If runs per wicket in a criteria for evaluating the bowling performances, then which bowler has the best bowling performances in the match? Option A is Yunus, B is Afridi and C is Akram. So with that case अगर हम बात करते हैं तो bowler with the lowest value of the runs per wicket would be the best performer from the bowling section. We found out the run of the wickets for it. So Astle की बात करते हैं तो Astle के केस में एस्टल की बात करती हूँ तो एस्टल में 7/1 दैट इज 7. फिर यूनिस की बात करती हूँ अगर मैं तो दैट इज 22/1 दैट इज 22. अफरीदी की बात करती हूँ तो अफरीदी में है 14/2 दैट इज ऑफ कोर्स 7. एंड अकरम की बात करती हूँ अगर मैं तो 20/3 एंड दैट इज ऑफ कोर्स 6.67. ओके तो इस तरह से हमारा है. एंड दे हैड आस्क्ड यू अबाउट विच बॉलर हैड द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, and this of course Akram will having a best performance all of this among. Next question that we have here 343. If the number of balls per wicket is considered to evaluate bowling performances, then when was the who was the best bowler of the medal? तो basically मैच का सबसे बेस्ट बॉलर कौन है आपको ये बताना है. और with respect to that we have an option here. So here is the option, that is option A is Afridi, B is Larsen and C is Patel. And for that case if I'm saying clearly the bowler with the lowest value of the number of balls per wicket that we could be considered as the best from the bowling section, if you find that the number of balls per wicket for, तो हम पटेल के लिए अगर बात करते हैं तो this is 10 overs upon 2 and 10 overs of course 16 balls it could be, and 2 wickets, so 60 upon 2 that will be 30. ओके सो 30 बॉल्स पर विकेट. एंड लार्सन की बात करते हैं तो 9/1 है उनका, तो उनका तो ऑफकोर्स 9 ओवर्स है और 9 ओवर्स के साथ उनका 1 विकेट है, तो दैट इज ऑफकोर्स 54 बॉल्स पर विकेट. अफरीदी की बात करते हैं तो अफरीदी जो है वो 2.5 ओवर्स पे 2 है, तो 15/2 दैट इज 7.5. एंड अकरम की अगर बात करते हैं 5 ओवर्स अपॉन 3 विकेट्स दैट इज 48 बॉल्स अपॉन 3 विकेट्स, सो दैट मीन्स 16 बॉल्स पर विकेट. तो इस तरह से क्राइटेरिया हमारा बनेगा. एंड उस हिसाब से जैसे लाइक वी हैव अ कंडीशन हियर दैट इज हैरिस एंड सकलेन एंड बी इज अफरीदी एंड हैरिस. सो इन दैट केस जो आपका अफरीदी है, okay this is Harris and Sakline is a true, and that Afridi and Harris is not that true, so the option A will be the right answer, that is first is true but the second is false. Okay, now talking about 345. Which bowler of Pakistani had a world boundary, okay, bowling performances considering the number of balls per wicket of the criteria here? So in the case of this, from the bowling section we find that the number of the runs per the wicket. So if I'm talking about the Harris, okay, so Harris is 32/2 that we get to 16. Then we have a Sakline, then it is 32/2 that is 60. Afridi 14/2 that is equals to 7, and Harris 32/2 that is 16. तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं then we have a Yunus.
So the option B will be the right answer. So the next question, that is 346. How many legs before wickets were given in the match? And option A is 6, B is 7, and C is 8 here. So clearly for the bowler with the longest value of the number of balls per wicket would be the, of course, the worst performances. So अफरीदी के पास 2.5 विकेट थे, जैसा कि मैंने बताया 7.5 बॉल्स पर विकेट थे. उसके बाद यूनुस के बाद 48 बॉल्स पर विकेट थे. एंड देन मुश्ताक के पास 30 बॉल्स पर विकेट थे. सकलेन के पास 24 बॉल्स पर विकेट थे. ओके, तो उस हिसाब से जो हमारे पास आंसर है, and that is of course we had concluded with option C, that will be the 8th one here. Okay, now moving on with the next question, that we have your question number 347. Who was run out in the match? Run out कौन हुआ? Option A है वकार यूनुस and B is Justin Wamba. So clearly for the leg before the wickets, I believe the decision has been taken in the two cases, though to Salim Malik and Moin Khan. So here in the case we have an option वकार यूनिस and Justin Waghan. And वकार यूनिस and Justin Waghan के बाद में अगर हम बात करते हैं, then of course we have a clearly वकार यूनिस was run out in the match, and the वकार यूनिस will be the right answer. Next question, that is question number 248. Who took maximum number of the catches in the match? Option A है Stephen Fleming, or B is your Max Gretschberg and Ejaz Khan. This is the third, sorry, Ejaz Ahmed. So option A है second and third are true and first is false, and the first and second are true and the third is false. Okay, so with this concept from the Pakistani scoreboard, we can see that that is Stephen Fleming took the catch, that Saeed Anwar and the Ejaz Ahmed, that is the 2 catches. Mark Gretschberg took the catch, Shahid Afridi and Azam Khan, that 2 catches. And from the New Zealand scores, we find that Ejaz Ahmed took the catch of the Mark Gretschberg. So only 1 catch has been taken. So for this respect, 1 and 2 are true, but the third one is the false only. Okay, so with respect to the next question, that we have your question number 349 here. Okay, so with this concepts अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आती है, या फिर you need more much practice, you can just tell me. I will provide you the questions here. Okay, which of the following statement is false? The option A is only 2 were given stumped at the match, and the last wicket partnership of Pakistan added to 15 runs. Clearly only the Amir Suhail was given the stumped out of this match. Okay, so here 2 were given the stumped out of the match, and last wicket partnership of Pakistan added to the worst match. So basically only 2 were given stumped as the parts. Okay, so in that case we move with the next question, that we have your question number 350 here. So here you can see that the question number 350, this is the new question, that 6 roads leads to a country. They may be indicated by the letters X, Y, Z and digits 1, 2, 3. Okay, when there is a storm, Y is blocked, Y blocked हो गया. And when there is a flood, X block 1 and 2 will be affected, of course. When road 1 is blocked, then Z also blocked. Okay, at the same time when there are the flood and the storm also blows, which road can be used? ये IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. So this is a very important question as well. Option A है only 3, option B is so they had asked you which road can be used, कौन सा road use कर सकते हैं. Option A है only 3, only 4 and only Z. So of course only 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 ब्लॉक हुआ, 2 ब्लॉक हुआ, बट रोड 3 का यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लॉकिंग की बात निकली है, इसलिए ऑप्शन ओनली 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. Next, moving on with the next question, that is your question number here, this is question number 351. 6 persons, that is A, B, C, D, E and F are standing in a circle. Okay, they are standing in a circle, and B is between F and C, F and C के बीच में B है. A is between E and D, E and D के बीच में E and D के बीच में आपके कौन है? A है. Okay,
एंड एफ इज द लेफ्ट ऑफ डी, एफ जो है वो आपके लेफ्ट है डी के, ओके। तो हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में बताना है। अगर डी में ये लेफ्ट है तो ऑफ कोर्स फिर कौन होगा, एंड लेफ्ट हु इज बिटवीन ए एफ, ये एमबीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए सी, बी इज डी एंड ऑफ कोर्स सी इज बी। तो हमें बताना है कि जो कौन है ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे डी है, तो ऑफ कोर्स द डी विल बी द राइट आंसर। दिस इज आस्क्ड इन योर एमबीए क्वेश्चन पेपर। Now moving on with the next one that we have here, this is your 352th question. Mohan and Sumit are good in chemistry and biology. मोहन और सुमित जो है उन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, उसमें गुड है। ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। सेकंड कंडीशन दे हैड गिवन यू आशीष एंड मोहन आर गुड इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स. Ashish Pratap and Neeraj are the good in physics and history. Neeraj and Ashish are good in physics and mathematics. Pratap and Sumit are good in history and chemistry. Who is good in physics, history and mathematics but not in biology? आपको बताना है कौन आपका फिजिक्स में, हिस्ट्री में और मैथमेटिक्स तीनों में अच्छा है, ओके, बट बायोलॉजी में नहीं है। ये असिस्टेंट ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है, ओके। दैट इज ऑप्शन ए इज आशीष, बी इज मोहन एंड सी इज नीरज। अब आशीष के बारे में बात करते हैं तो आशीष बायोलॉजी में अच्छे हैं, मोहन और सुमित भी बायोलॉजी में अच्छे हैं, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ऐसे डायरेक्टली दिख रहे हैं नीरज, बट नीरज और आशीष का भी कंडीशन देख लेते हैं फिजिक्स एंड मैथ्स में, तो ऑफ कोर्स दैट नीरज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस केस, okay, as you can find out like this. Now moving on with the 353 here, who is good in history, physics and biology and mathematics? ये चारों ही सब्जेक्ट में कौन सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए आशीष, बी इज मोहन एंड सी इज प्रताप। तो लेट्स सी कि चारों में पहली बात देखें कौन है। मोहन एंड सुमित केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में है, ओके। आशीष की बात करते हैं तो वो बायोलॉजी और फिजिक्स हो गया। आशीष की बात करते हैं इधर तो बायोलॉजी, फिजिक्स और क्या हिस्ट्री हो गया। फिर आशीष हम मैथ्स में भी, तो और टोटल आशीष दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दिस इज आस्क्ड इन योर असिस्टेंट ग्रेड क्वेश्चन पेपर हियर, ओके। सो विद दैट केस अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग की इम्प्रूवमेंट की, तो रीजनिंग का इम्प्रूवमेंट तो आपका सिर्फ तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इम्प्रूव करोगे, प्लस इम्प्रूव के साथ साथ आप उस क्वेश्चन को करोगे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास एज सच बंच नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर सको, बिकॉज यू डोंट हैव, सो उसके लिए अगर आपको चाहिए कि आपको प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन, यू कैन जस्ट टेल मी, आई विल गिव यू द क्वेश्चन दैट यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एज वेल। सो प्लीज़ क्लास, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे और डेयर उतना से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे। और जैसा कि अगर आपको पता है, अगर आप हमारे चैनल के टच में हो तो ऑब्वियसली बात आप जानते हो कि हमने इसमें इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, उसमें हम लोग न्यू वर्ड्स कर रहे हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जिनके पास वोकैबुलरी की कमी है इंग्लिश की, तो उनके लिए है बेसिकली, बट अगर आप यूटिलाइज करोगे तो ऑफकोर्स उसमें कुछ ऐसा कमी है नहीं। सो थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।